ठीक हो गया। रजा साहब, ये जो बिल तरमीम की गई है, इससे पहले भी एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी आया था, वो भी तौसीक के लिए सदर साहब को भिजवा दिया गया है। अब ये आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारी असम्बली में जो होना एक्चुअल में चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जाते जाते आम आदमी को कोई रिलीफ दे दिया जाता, इस तरह का कोई बिल पास होता या इस तरह का कोई बिल पास हो जाता, इस तरह की कोई कानून साजी कर ली जाती कि जो इतने साल जो हमारे जेलों में लोग हैं, जिन पे अभी तक ना तो कोई पता चल रहा है कि कौन से मुकदमे हैं, ना उनकी समातें अभी तक हुई हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे मुकदमों के जो हैं वो फैसले भी तब आते हैं जब बंदा दुनिया से भी चला गया होता है। तो उस पर शायद कोई इनको चाहिए था तरमीम कर देते या कोई कानून साजी कर लेते, लेकिन रजा साहब ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि अपनी सियासत ही चमकाई जा रही है। तो ये जो आज तरमीमी बिल हुआ है, इसको आप क्या समझ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू फैज़ा। इसकी जो बेहतरीन तशरीह थी वो हसनात साहब ने पहले सेंटेंस में कर दी कि आप क्या देख रहे हैं, वही उसी को आगे बढ़ाते हैं कि जो है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इनकी अब एट द 11th आवर डिसोल्यूशन से कोई 2 हफ्ते पहले ये इतना सब पूरी प्रोसीडर को बिल्डोज करके ये लॉज लाए जा रहे हैं। उससे पहले आपने कहा कि इससे पहले क्यों नहीं ख्याल आया। देखें, वही जो तरजीह थी, आते ही ये एक जो मई 2022 के बाद ये जो पार्लियामेंट है एक डमी वो बन गया था कि उसमें अब अपोजिशन है ही नहीं। तो इस कोalition गवर्नमेंट ने पहले आते ही क्या किया, जो काम उनको सूट करते थे उन्होंने नायब कवानीन को तरमीम किया, उन्होंने अपने केसेस को वो किया, 14 से उठा के 30 दिन पे कर दिया गया। हाँ, तो अच्छा पहले नायब कवानीन खत्म किए, फिर उनको कहा कि इन्होंने ही नायब में 90 से 14 पे लेके आए थे। हाँ, इन्हीं के दौर में फिर कहा कि नहीं किसी को पकड़ना है तो उसको जरा सबक सिखाना, फिर 30 दिन पे ले गए। बेसिकली पहले नायब के हवाले से अगर बात करें तो पहले नायब इनके खिलाफ इस्तेमाल होता था, जो 90 से 14 पे कर दिया गया। जब अपने केसेस खत्म हो गए नायब के, तो फिर इन्होंने 14 से 30 पे कर दिया। एग्जैक्टली। अब जब उन कामों से फारिग हो गए, अपने केसेस सारे डिस्पोज हो गए, ख़त्म हो गए, उसके बाद अब ज़रूरत पेश आई कि अब हमने किसी को कन्वेक्ट करना है कि कोई चीज़ें पोलिटिसाइज करनी है या कोई चीज़ अपोलिटिकल है तो उसको पोलिटिसाइज करना है। उसके लिए अब अचानक अब ये अभी चूंकि ये 2 घंटे पहले ही पास हुआ है, ये पहले ये बिल जो है अमूमन प्रैक्टिस जो होती थी, प्रोसीजर होता था, गिलानी साहब बात कर रहे थे कि वो टेबल किया जाता था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में जाता था, उधर अपोजिशन अपनी वो देती थी। अच्छा, अपोजिशन नेशनल असेंबली में नहीं है, उसको नहीं आने दिया गया, सेनेट में थी। और सेनेट एक बहुत अच्छा इदारा है, उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं। मुझे उम्मीद है ये रजा रबानी साहब और ताज हैदर साहब जैसे पार्लियामेंटेरियंस कम अज़ कम इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते, लेकिन वहाँ पे नहीं गया, डायरेक्ट वो उसको ईवान में लाया गया, जॉइंट सेशन में ला के उसको पेश कर दिया जाता है, फिर उस पे जो है डिस्कशन की भी इतना वो टाइम नहीं दिया जाता। और ये जितना ये आर्मी एक्ट की मैं बात कर दूं, अभी इसको मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं, ये गवर्नमेंट ने, ये पॉलिटिशियंस ने, गवर्नमेंट को छोड़े पॉलिटिशियंस ने इसको अपने शिकंजे में डाला है। इन्होंने अपनी पावर्स उठाकर या तो वो कोर्ट्स को दे दी हैं या फिर आर्मी को दे दी हैं। जैसे एक शेख है कि जी कोई भी एक इंफॉर्मेशन है जो आर्मी समझती है कि सीक्रेट है, तो उसको गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन, इवन प्रेसिडेंट, इवन प्राइम मिनिस्टर, वो आर्मी चीफ की इजाजत के बगैर डिस्क्लोज नहीं कर सकेगा। अच्छा। होना अदरवाइज चाहिए था कि आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। क्या सजा नहीं होगी? हाँ जी, अगर उसकी इजाजत से। जी जी, इसमें यह है कि सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पे 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। एग्जैक्टली। होना ये चाहिए था कि आपके मुल्क का जो चीफ एग्जेक्टिव है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, अवाम की पावर से आते हैं। लेकिन वो तो होना ये चाहिए था, हसास मालूमात है, फिर भी पूरे सेटअप में प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो सुप्रीम पावर है। प्रेसिडेंट है वो फिगर फादर होते हैं, लेकिन ये अगर आप हो सकता है उसी तरफ हो के प्राइम मिनिस्टर को नहीं, यही एम्बिग्विटीज है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके लैंड करती हैं। आर्मी से बाइख्तियार होगा या आर्मी से? इसका मतलब आर्मी से ही। हाँ एग्जैक्टली। यानी कि आप अपने आप को पावरलेस करके
एक दूसरे अपनी पास दूसरों को दे रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि ये अच्छा हो गया है, जैसे कि फौज के खिलाफ कैंपेन। रजा साहब, अब मुझे जरा बताएं कि आप माशाल्लाह वेल अवेयर्ड सहाफ़ी हैं, आपको क्या लग रहा है सदर साहब इसको ओके करते हैं कि हाँ ठीक है आ गया है, जाते जाते थोड़ा सा रिलैक्स कर दूं मौजूदा गवर्नमेंट को, या टफ टाइम देंगे? नहीं, ये अब पूरा होमवर्क स्क्रिप्टेड काम होता है। इनकी बात गिलानी साहब कह रहे थे कि मैनेज्ड, पीछे भी उन्होंने एक वो कर दिया था, कौन सा कोई बिल था कि वो उन्होंने उसकी अप्रूवल जो एक्सपायरी डेट थी उससे 3-4 दिन पहले ही भेज दिया था। लेकिन वो तो एक मिसाल थे ना, उससे पहले देख लें इसी हुकूमत की कितने बिल सदर साहब ने रोके। हाँ नहीं, उससे पहले तो वो कर रहे थे, ये 9 मई से पहले की बातें आप कर रही हैं। उसके बाद तो सारा वो सिनेरियो चेंज हो गया। ये मुझे स्क्रिप्टेड चीज़ें लग रही हैं। ये हो जाएगा, अगर ना भी हुआ तो इन केस के जी वो सारा ये जो इसमें 52 के करीब इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं इलेक्शन एक्ट में, तो वो यही है जो हमारे पीछे एक अप्रीहेंशन है कि शायद ये उसकी ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करें या एक पावरफुल ऐसी गवर्नमेंट केयर टेकर सेटअप ले आए जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सके। वो तो हमने देखा है इन अमेंडमेंट्स के बगैर ही वो अभी जो सेटअप्स बैठे हैं केपी में और पंजाब में, उन्होंने इन कवानीन के बगैर ही अपना टेन्योर जो है वो उसको प्रोलॉन्ग भी किया है। इलेक्शन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं सारा उनको थॉट भी किया है, एक तरफ से फेंक दिया है। इलेक्शन नहीं कराने थे तो नहीं कराए, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट की एक एक्टिव। मैं रजा साहब आपकी, और ये जो सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया है, इसके हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रजा साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है, ये जो तरमीम इन्होंने की गई है, वैसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि पहले भी निगरान हुकूमतें आती रहती हैं, अब मौजूदा सेटअप में एक तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो गया है कि सियासी बंदा होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगा, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा निगरान। पहले तो ये बड़ा इशू है, अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो सकी ये चीज़। दूसरा ये कि इन्होंने उसको बाइख्तियार बना दिए गो कि इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के लिए पहले कहा जा रहा था कि उतने इख्तियारात होंगे, अब थोड़ा सा उसको कम कर दिया। लेकिन इतना बाइख्तियार करने की ज़रूरत क्या पेश आ गई? ज़रूरत इसीलिए पेश आ रही है कि कोई अपने मखसूस पार्टियों को आगे लाना है, मखसूस पार्टियों को हराना है या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी। पहले तो इस बात पे आ जाए, क्या केयर टेकर सेटअप वज़ीर-ए-आज़म करेगा ये, तो फिर वो निगरान तो ना रहना। एग्जैक्टली, पहली बात तो यह है कि केयर टेकर सेटअप की जरूरत क्यों है। ये जब आइडिया फ्लोट किया गया था 2011-12 में, और ये गन पॉइंट पे PMLN ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कराया था, ये दुनिया भर में कहीं नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन कराती है और इलेक्शन करा के चली जाती है। इलेक्शन इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने कराने होते हैं। अब अगर जरूरत पेश आ भी गई थी कि जी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ रिजल्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है, या RTS जैसे वो हो जाते हैं इश्यूज, तो उनको एड्रेस करना है, तो आप उसमें इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। उसकी बजाय क्या हुआ है, ये केयर टेकर सेटअप को मजबूत करने में लग गए हैं। इलेक्शन कमीशन उसी तरह है, और वो उसका जो आजकल वो चल रहा है तौहीन के नोटिस भी वो बहुत भेज रहे हैं, तो बात इतनी खोल के हम कर नहीं सकते। तो वो यानी कि वो इलेक्शन करा नहीं सके इधर पंजाब में और KP में 90 दिन में। आगे वो तो आइन की खुली खिलाफवर्जी हो गई है ना। इलेक्शन कमीशन ने तो बाद में अपनी जिम्मेदारी अपने सर से उतार दी थी। उसने कहा था कि मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है तारीख पे ना, गो के बाद में 8 अक्टूबर की तारीख भी उन्होंने दे ही दी थी। लगे हाथ तो आप माजरत भी कर लें, ये ना हो कि तौहीन का नोटिस आपको भी आ नहीं, हम तो वो बता रहे हैं कि जो हुआ था, हम अपने पास से तो कोई मफरूजा नहीं दे रहे, ना ही हमने यहाँ पे फवाद चौधरी वाली कोई चीज की है। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो अब केयर टेकर सेटअप जो है उसका काम सिर्फ यही है कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करता है। रजा साहब, डार साहब का नाम फ्लोट किया जा रहा है, कुछ है डार साहब आ रहे हैं? डार साहब के नाम पे अपोजिशन लीडर की तरफ से भी अपोजिशन आ गई, विद इन गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ जो है ना वॉइसेस ख्वाजा आसिफ साहब नहीं एग्री कर रहे उनके नाम पे। आसिफ जरदारी साहब उनके नाम पे वो तो चले एक उनका इत्तेहादी है ना, लेकिन उनकी अपनी गवर्नमेंट में ख्वाजा आसिफ साहब नहीं एग्री कर रहे उस नाम पे। एग्जैक्टली, तो वो एक यानी कि वो शायद उनका नाम अगर बिल्कुल ये सरप्राइज कैंडिडेट आता कि बिल्कुल शॉक में और अचानक से मंजूर करा लिया जाता, वो सूरत में तो हो सकता था। लेकिन वो नाम पहले से लीक हुआ या लीक किया गया, तो उसके बाद उनकी विकेट। इस सूरत में मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि दो सूरतें हो सकती हैं।
या तो ये कि डार साहब का नाम फ्लोट ही इसलिए किया गया है ताकि जो एक्चुअल नाम है वो बाद में आए, पहले इस पे सारे बहस मुबाहिसा करके थक जाए, बाद में एक्चुअल नाम सामने आए, उस पर बहस के बगैर वो नाम ओके कर दिया जाए। या तो ये सूरत हो सकती है, या ये कि डार साहब का नाम उन्होंने इसलिए फ्लोट किया है ताकि वो देखे रिएक्शन क्या आता है। अगर तो पॉजिटिव रिएक्शन है तो ठीक है जाने दें, अगर इस पे नेगेटिव रिएक्शन आ गया है तो ओके फाइन, कोई दूसरा नाम देख लेंगे। नहीं, अगर एज्यूम भी कर लें कि डार साहब आ जाते हैं तो फिर भी एक जो केयर टेकर सेटअप की हम तो एक तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, सेंस लेते हैं कि जी वो एक अपॉलिटिकल होगा और इम्पार्शल होगा, अनबायस्ड होगा। तो आप एक पार्टी का जो फाइनेंस मिनिस्टर है और उनका जो है ऑफिस बेयरर भी है, उसको आप केयर टेकर पे वो चाहे जितना 100% भी डिलीवर करे कि मैं एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहा हूँ, उस पे फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क ट्रांसपेरेंट मेरे ख्याल में हो भी नहीं सकेगा उस सूरत में जब मौजूदा हुकूमत का वज़ीर खजाना आ गए, वो एक पार्टी को भी और वो रिश्तेदारियां भी हैं, फिर समदीशिप भी आ जाती है बीच में, तो वो उस पर खासे सवालात उठ जाएंगे। रजा साहब, ये जो सेंसस पे सबको इतराज़ात हैं, इतने अरबों रुपए भी डुबो दिए गए, उसके बाद छेड़खानियां भी लोकल सतह पे कर दी गई, फिर किसी की आबादी डबल कर दी गई है, किसी की कम कर दी गई है, ये क्या, ये टाइम गेन था? बेचारी गरीब आवाम का पैसा जो है वो निचोड़ के अपने तो उन्होंने अखराजात कम नहीं किए, तो फिर गरीब आवाम का पैसा क्यों निचोड़ा गया? क्यों इतना सेंसस पे? अब दोबारा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं एक न्यूट्रल सेंसस होने चाहिए दोबारा, फिर आवाम का पैसा निचोड़ेंगे। फैजा, इस पे ना मैं थोड़ी सी ऑफ द बीट बात करने लगा हूँ। जब भी सेंसस होती है दुनिया भर में ना हमारा मजाक उड़ता है कि जब भी सेंसस के रिजल्ट आते हैं तो लोग अपनी वो डेमोग्राफी टोपोग्राफी के हिसाब से ना वो अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमारी आबादी की शरह रफ्तार क्या है और उसके आगे हमें रिसोर्सेज की क्या जरूरत है। पाकिस्तान दुनिया में वो मजाक उड़वाता है जब भी सेंसस आती है। यहाँ पे हमारी 2017 में थी आबादी 22 करोड़ और अब हो रही है 25 करोड़। बजाय इसके कि इस पे पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, अपोजिशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया बैठ के डिस्कस कर रहे होते कि जी हमारी जो शरह रफ्तार है वो 2.3 से 2.7 तक चली गई है। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन डिलिमिटेशन, उनकी सीटें, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। होना ये चाहिए कि भाई हम अपने बात करें कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं और उसके मुताबिक हमारी 2030 में कितनी आबादी हो जाए। डिस्कशन हम अभी भी कर रहे हैं रजा साहब, डिस्कशंस हो रही हैं, पार्लियामेंट में भी डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन उसमें ये डिस्कशंस नहीं हो रही कि आवाम की बेहतरी के लिए क्या किया जाए। उसमें डिस्कशंस ये हो रही हैं कि हम अपने मुफादात के लिए कौन से कानून लेके आ सकते हैं, कौन सी तरमीम कर सकते हैं, किस तरह से हम आइंदा सेटअप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अगले इलेक्शन कैसे जीतने हैं, सीटें कैसे जीतनी है, कुर्सी पे कैसे जाना है, ये डिस्कशन चल रही है। एग्जैक्टली, सेंसस जो है वो पॉलिटिकल एक टूल है इलेक्शन को डिले कराने का, या इलेक्शन इस्तेमाल हो सकता है, आपको लगता है? जी बिल्कुल हुआ, पहले भी हो रहा था पंजाब में कि जब वो इलेक्शन की बात करते थे, सेंसस करवाई जा रही थी, तब तो कहा जाता है ये पॉसिबल ही नहीं है, खुदा न खास्ता कोई बहुत ही मसला हो जाना है अगर पुराने सेंसस पे पंजाब और केपी में करवा दिया इलेक्शन, नए सेंसस पे फेडरल में हो गए। अब तो वो उन्होंने कह दिया पुरानी सेंसस पे हो गए, जिसपे एतराज ये आ गया है कि इत्तेहादी जमातें कह रही है नहीं, जिस नई सेंसस के मुताबिक करवाएं, जिसपे भी वो काउंटिंग का इशू आ रहा है। नहीं, उस वक्त एहसन इकबाल साहब कह रहे थे 2022 में कि जी ये पुरानी सेंसस पे तो नहीं, नई का इंतजार कर ले, उस पे होंगे। ये अदालत में इन्होंने यही टेक ली थी, साहब यही थी जनाब, नहीं हो सकते फेडरल में नई सेंसस प्रोविजंस में पुरानी सेंसस पॉसिबल ही नहीं इलेक्शंस हो जाए। और अब इकबाल साहब ही कह रहे हैं कि नहीं जी हम पुरानी सेंसस पे करवाएंगे, नई पे नहीं हो सकते। तो लेकिन हमारे इदारे जो कानूनी इदारे थे उन्होंने भी ये सवाल रेज नहीं किया कि जनाब आप 2/3 मेजोरिटी तो आपके पास है नहीं, तो नई सेंसस का इशू आप कर रहे हैं, तो आप इसको फिर करेंगे कैसे नई सेंसस के मुताबिक? जी बिल्कुल रजा साहब, जी देखिए सारे कानूनी माहिरीन वहां बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में ये इशू चल रहा था, हैरत है किसी ने ये सवाल नहीं उठाया वहां पे। नहीं, आपका सवाल क्या है एग्जैक्ट? मेरा सवाल एग्जैक्ट ये है कि जब ये पेश किया गया था, एक्सक्यूज कह लें कि अदालत में पेश किया गया था, जनाब नई सेंसस हो रही हैं, हाँ, उस सेंसस के मुताबिक हमें इलेक्शन करवाने हैं, 2 असेंबलियां ऑलरेडी टूट चुकी थी, तो फिर 2/3 मेजोरिटी तो बिल्कुल नहीं थी, पीटीआई तो ऑलरेडी असेंबली से, नेशनल असेंबली से बाहर निकल गई हुई थी इस्तीफे देके, तो 2/3 मेजोरिटी तो उस वक्त भी क्लियर था नहीं है। तो फिर अदालत में ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया किसी भी पार्टी की जानिब से, किसी भी लॉयर की जानिब से या हमारी अदालत की जानिब से ही कि भाई आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, आप नई सेंसस करवा भी लेंगे तो उसके मुताबिक आप इसमें तरमीम कैसे करेंगे, कैसे नई सेंसस के मुताबिक नए इलेक्शंस होंगे? ये सवाल नहीं उठाया गया। हाँ, ये सेंसस जब भी होती है इसको कंट्रोवर्शियल ही बनाया जाता है। ये 2017 में हुई
याद है ना आपको? उसके बाद अब ये 10 साल के बाद होनी थी 2027 में। उस वक्त MQM ने शोर मचाया कि नहीं जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो नहीं कराएं। अब नहीं कराई है तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी कोरस में शामिल यानी कि आपको लग रहा है कि ये बस टाइम गेन करने वाले टैक्टिक्स थे और कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत।